बिहाड़ कहाँ पे है? चंबल का बिहाड़। बिहाड़ अच्छा चीज होता है, नष्ट कर देती पूरी जमीन कोई बिहाड़। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बटन वटन लगा लिया? हाँ एकदम लगा लो आप। हाँ पूरा बटन लगा लिया। सोना चांदी पहन के आता है। अभी के एज में आप लोग स्टूडेंट लाइफ में सोना पहनिएगा ना तो लोग कहेंगे कि मेला में खरीद ले। एक बार सेटल्ड हो जाइए, अधिकारी बन जाइए, मेला वाला भी पहनेंगे तो लोगों को लगे बहुत कमा रहा है। चलिए अब आगे बढ़े। राजस्थान में यहाँ पर है थार मरुस्थल और यहाँ है चंबल का बीहड़। अब बीचवा में है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। अब समस्या समझिए, बीहड़ भी, ये चंबल का जो बीहड़ है ये भी अपना विस्तार ले रहा है, बट ये धीरे धीरे विस्तार ले रहा है। और थार मरुस्थल भी इधर आते जा रहा है। सोचिए अगर ये मरुस्थलीकरण बढ़ गया तो हमारे लिए अच्छा या खराब? तुम लोग दिमाग लगा लो। हाँ सही है, खराब होगा हम लोग। तुम लोग को क्या लगता है आंसर नहीं दे पाएगी सब? चलिए, तो इसको रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाए। तो इसे रोकने के लिए थार मरुस्थल आगे ना बढ़ सके, थार मरुस्थल का जो एरिया, ये तो पाकिस्तान में भी है थार मरुस्थल, इसे रोकना जरूरी है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार 1200 किलोमीटर लंबी दीवार बना रही है। कितना? दीवार की लंबाई 1200 किलोमीटर। ज्यादा होता है कम? ज्यादा। 12 किलोमीटर नहीं, 1200 किलोमीटर यहां पर। और 5 किलोमीटर चौड़ा दीवार। दीवार की चौड़ाई 5 किलोमीटर, लंबाई 1200 किलोमीटर। दिल्ली से लेके यहां कच्छ के रण तक इतनी लंबी दीवार बनाई जा रही है। ये दीवार यहां तक कितने लंबाई और चौड़ाई? 5 किलोमीटर। और ये दीवार जो है वो पेड़ पे, पेड़ का होगा। पेड़ लगाया जाएगा। कितना लगाया जाएगा? पेड़। वो पेड़ कितनी चौड़ाई में लगाया जाएगा? 5 किलोमीटर की चौड़ाई में। लाइन से खूब पेड़ होगा 5 किलोमीटर की चौड़ाई में। और कितना लंबाई में? ये पूरा का पूरा पेड़ होगा, जिस वजह से वो धूल वगैरह को आगे नहीं जाने देगा। पेड़ वगैरह रहेगा तो बड़े पेड़ भी रहेंगे, नीचे घास फूस भी रहेगा तो मरुस्थल को आगे बढ़ने नहीं देगा, जिसे ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। बस ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहिए आप, नहीं तो हिंदी मीडियम वाला कहेगा इतना बड़का नाम अंग्रेजी में याद कैसे हो? तो याद हो गया तो आप लोग सीबीएसई की ना है? हाँ तुम तो सीबीएसई की हो। सीबीएसई वालों का अंग्रेजी ठीक करता है, वो सब बहुत सब जानता है सब। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। पूरे सीबीएसई बोर्ड में हम यही है वो चीज़ें सीखे, पानी पीने कैसे जाना है बस। आप कई बार पूछ देते मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर? नो, द वेदर इज सो कोल्ड, नीड नॉट टू गो वाटर। बैठ जाओ, बैठा देते थे लोग। सीबीएसई में ना यही सब ज़्यादा सिखाता, कैसे टिफिन खोलना है, खाना कैसे खाना है, टाइम मिले तो पढ़ाई भी देखना है। चलिए अब ध्यान समझते हैं। डिसिप्लिन लेकिन बहुत अच्छा सिखाता है वो लोग। पैसा वाले लोग वे जाते हैं, ये नहीं देखते हैं सीबीएसई बोर्ड की स्कूल में जितना करिकुलम में जितना खर्च होता है नॉर्मल आदमी पढ़ा पाएगा अपने लड़का को? 5 हफ्ता में 5 दिन में 8 गो ड्रेस पहनाता है। लंच से पहले कुछ, लंच के बाद कुछ। हाँ टीम बनाएगा, इस टीम का अपना, ये टीम का अपना ड्रेस। ड्रेस खरीदना है स्कूल में से। एक हाउस होता था, हाउस। हम लोग जब पढ़ते थे सीबीएसई में ना तो हम ग्रीन हाउस के थे, और उसमें एक बैंड मिलता था ग्रीन हाउस का यहाँ पे। और जो ब्लैक हाउस तो, और उसमें ना जो हेड बॉय होता था, हेड बॉय, मॉनिटर तो अलग हो गया यहाँ पे, हेड बॉय अलग हो गया यहाँ पे।
मॉनिटर अपने क्लास का होता था और हेड बॉय ना हाउस का होता था, मतलब वहाँ पे कैप्टन हाउस का हो गया। हेड बॉय ना था, टीचर्स के साथ मीटिंग में भी उसको बुलाया जाता था। तो टीचर्स लोग की मीटिंग रहती थी ना, तो उसमें बुलाया जाता था कि क्या दिक्कत है, ये सब हेड बॉय से पूछा जाता था, हेड गर्ल और हेड बॉय से भी यहाँ पर कि क्या समस्याएं हैं। तो हमसे भी पूछा गया कि बताओ तो खान, ग्रीन हाउस में क्या समस्या है तुम्हारे हाउस में। तो हम कैसे बताएं कि मुख्य समस्या हम ही है। किससे पूछ रहे, पूरे चंडालों के सरदार हम ही थे। किस पेड़ का पूरा नींबू झाड़ देना है, अगला टारगेट किस आम के पेड़ को बनाना है, पूरा स्कूल का एरिया पूरा डिसाइड था यहाँ पे। तो उसमें स्कूल में काफ़ी महंगी पढ़ाई होती थी और कुछ खास समझ में आता नहीं था, पढ़ाने क्या है कुछ नहीं समझ में आता था, इसलिए आदमी अलविदा कह दिया कि रो भैया अपने पास रख ले, रो पढ़ाई। बताइए ये वॉल का नाम ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ग्रेट लगा देंगे, मन है तो लगाइए, मन नहीं तो नहीं लगाइए। क्योंकि देखिए गुजरात का ये एरिया भी मरुस्थल है, इसका नाम है कच्छ मरुस्थल, और ये एरिया है थार मरु। एगो अच्छा, इसको तो बिहार को तो आप पेड़ लगा के थोड़ी रोक सकते हैं, मिट्टी गड़बड़ है वहां की, मिट्टी क्या है गड़बड़ है यहाँ पे, तो इसको रोकना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे। अब राजस्थान में आगे बढ़ते हैं, बीच में बताइए पहाड़ कैसा है, अरावली। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, माउंट आबू या गुरु शिखर। जैसलमेर जिला इसका है, सबसे गर्म एरिया हो जाता है जैसलमेर। जैसलमेर के बगल में परमाणु परीक्षण जगह पोखरण, और पोखरण के पीछे जोधपुर। देखिए फटाफट जोधपुर मिला कि नहीं मिला, जोधपुर देखिए लोग फटाफट मिला कि नहीं मिला। हाउस लीडर होता था, अरे अभी चेंज हो गया, हम लोग का पढ़ाई सिंधु सभ्यता के समय का है। मिल गया, एनी प्रॉब्लम? कहाँ है जोधपुर? गुजरात में। बताइए ये जगह जोधपुर, जोधपुर के आगे पोखरण। कौन जगह है? पोखरण। पोखरण पूरी तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र है। देखिए पोखरण हम लोग के लिए ना परमाणु परीक्षण का जगह है। पोखरण क्या है? परमाणु परीक्षण का जगह है, क्योंकि मरुस्थल है, चारों ओर कोई रहता होता है नहीं, धड़ाम से भड़का के उड़ा दो यहाँ पर। 1974 में इंदिरा गांधी ने यहाँ पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, स्माइलिंग बुद्धा। किस नाम से? स्माइलिंग बुद्धा। यह परमाणु परीक्षण उतना सफल नहीं हुआ था 1974 का, क्योंकि हम लोग डर डर के परीक्षण किए थे, क्योंकि 1971 में अमेरिका ने हम लोग को धमकी दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? परमाणु बम मारने चला आया था यहाँ। तो 1974 में परमाणु परीक्षण किया इंदिरा गांधी ने, उसके नतीजे उतने सफल नहीं थे जितने संतोषजनक चाहिए थे। लेकिन अमेरिका के दबाव में, अमेरिका चिल्लाने लगता है ना कि परमाणु बम नहीं रख सकते हो, इतना पावरफुल है अमेरिका, जैसे क्या कहेगा ना कि कोई देश उससे, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देगा। जैसे मान के चलिए भारत पे प्रतिबंध लगाना है ना, कह देगा कोई भी देश इसको पेट्रोल बेचेगा तो हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। अब हमें पेट्रोल आएगा गल्फ कंट्री से, और कह देगा कि जो पेट्रोल बेचेगा उसको हम गूगल का एक्सेस नहीं देंगे, यूट्यूब रोक देगा, सोशल मीडिया रोक देगा, डॉलर पैसे रोक देगा यहाँ पे। जैसे आप अपना रुपया लेके पाकिस्तान में जाइएगा तो गांधी जी वाला चलेंगे, वहाँ कोनो जिन्ना वाला लेके आएगा तो चलेगा, लेकिन डॉलर पूरी इंडिया में, दुनिया में चलने लगता है, डॉलर ही रोक देगा। तो हम लोग जो थे ना वो डर डर के थोड़ा सा परीक्षण करते थे, लेकिन हम लोग परमाणु परीक्षण के कार्यक्रम को बंद नहीं किए। धीरे धीरे हमारे वैज्ञानिक और तगड़ा परमाणु बम बनाने की दिशा में अग्रसर थे। अब इसी क्रम में इंदिरा गांधी आगे बढ़ी और अब जो एपीजे अब्दुल कलाम से कही कि आप प्रक्षेपास्त्र विकसित कीजिए, मिसाइल, क्योंकि परमाणु बम अगर हो भी जाता है तो उसको ले जाके मारेगा कौन वहां से। तो एक और मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलने लगा और दूसरे ओर परमाणु। लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है, फिर राजीव गांधी आते हैं, राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, फिर पीवी नरसिम्हा राव आते हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, गुजराल साहब आते हैं, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय कारगिल की लड़ाई से जस्ट पहले अटल बिहारी वाजपेयी को रिपोर्ट दिया जाता है कि परमाणु बम रेडी है, लेकिन पॉलिटिकल क्लियरेंस चाहिए। टेक्निकल क्लियरेंस हो चुका है, आप जब चाहिए हम लोग परीक्षण के लिए रेडी हैं। ये बात की खबर लग गई अमेरिका को। अमेरिका को जब खबर लग गया तो अमेरिका पहले ही चेता दिया भारत को कि अगर परमाणु परीक्षण किए तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
तो एपीजे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई ये तो अंजाम बुरा होगा, ये तो बात तो हकीकत है। अमेरिका जिसके पीछे पड़ता है उजाड़ देता है। देखिए सीरिया चौपट कर दिया, इराक को ले गया, ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, यूक्रेन को चढ़ा के कर दिया मार 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 चढ़ा के मरवा दिया किससे? पुतिन से। हाँ, पुतिन से लड़ना खिलवाड़ है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि भाई तो बहुत गड़बड़ चीज़ है। तो एपीजे अब्दुल कलाम से पूछे, कहे कि देखिए अगर परमाणु परीक्षण आप करते हैं और अगर सफल हो गया तो हमारे पास परमाणु बम आ जाएगा, तो हम तो अमेरिका को देख लेंगे। लेकिन अगर परीक्षण किए और सफल नहीं हुआ तब तो होगा बवाल, अमेरिका तो चढ़ जाएगा भारत पे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि 200% गारंटी लिखवा लीजिए कि सफल होगा, 200%। तो एपीजे अब्दुल कलाम, चिदम्बरम और काकेदर दास 3 मुख्य वैज्ञानिक थे। इन तीनों को जिम्मेदारी दी गई पीएमओ ऑफिस से और कहा गया कि ये जिस डिपार्टमेंट का जो एक्सेस मांगना चाहे उन्हें दिया जाएगा, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री से, चाहे जो भी विभाग को जो बात बोलेंगे इनसे मानना पड़ेगा। अब ये लोग लग गए परीक्षण करने में। अमेरिका को खुफिया एजेंट थे सब जानकारी धीरे धीरे दे देते थे सब। तो भारत से एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पता था कि इसको खुफिया जानकारी मिल गई है। अब मजबूरी ये है कि हम जब भी परीक्षण करेंगे तो पोखरण में ही करेंगे, इसलिए वो पोखरण के ऊपर अपने सैटेलाइट छोड़ दिया। और वो सैटेलाइट इतने पावरफुल थे कि अगर कोई व्यक्ति पोखरण में खड़ा है तो उसके हाथ में घड़ी जो लगी है उस घड़ी की सुई कितनी डायरेक्शन पे वो देख लेता था, इतना पावरफुल था वहां पे। तो एक एक चीज को वो वहीं से बैठ के देख लेता था। लेकिन सैटेलाइट को भी चक्कर लगाना है, एक चक्कर लगा के जब तक दूसरा आता था उस बीच में खाली समय मिल जाता था। इसी बीच में उन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग पहले यहाँ पे मिलिट्री को बुलाया जाए। तो पहले मिलिट्री बुलाया गया, मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया। मिलिट्री एक्सरसाइज में एक मिलिट्री तोप चला रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक शहर बसाया गया, उस शहर को बम से मार के उड़ाया जाएगा, टेम्पोररी घर वगैरह बनाया गया परीक्षण के लिए। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि जब परमाणु बम फोड़ा जाएगा तो देखा जाएगा बिल्डिंग्स पे कितना असर पड़ रहा है। तो उसके खुफिया जासूस अमेरिका को बोल रहे थे इंडियन आर्मी परीक्षण करने वाली है, युद्धाभ्यास होने वाला है। और युद्धाभ्यास हो भी रहा था, बट जितने चीजें बनाई जा रही थी वो क्या ध्यान में रख के? परमाणु परीक्षण। और सब चीज हो गया, युद्धाभ्यास, पूरे वैज्ञानिक आ गए, अंडरग्राउंड कुआं खोदा गया, सब कुछ किया गया। अमेरिका को लग रहा था कि क्या हो रहा है, युद्धाभ्यास हो रहा है। और एपीजे अब्दुल कलाम, चिदम्बरम दास और काकेदर दास सब जन मिलके मिलिट्री की ड्रेस में घूमते थे। लोग कौन सा ड्रेस पहने थे? मिलिट्री वाला। पता ही नहीं चलता था कौन आदमी क्या है वहाँ पे, आराम से मिलिट्री वाला ड्रेस में। उसके बाद अचानक से युद्धाभ्यास खत्म होने की घोषणा कर दी गई कि युद्धाभ्यास क्या हो गया, खत्म। सेना क्या हो गई है, लौट गई है। तो आज सेना को लौटा दिया गया। कुछ सैनिक वहाँ बचे थे, उसमें एक को सैनिक नहीं थे, सब के सब साइंटिस्ट थे। गड्ढा खोदा गया, परमाणु बम रखा गया वहाँ पर। और अंडरग्राउंड परीक्षण करने की बात थी, क्योंकि बाहर करते तो रेडिएशन फैल जाता है। अंदर रख के चारों ओर जो ट्रक रखे गए थे, जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ये सब चीज़ थी। ये तो पर एक जाल था इसमें यहाँ पर। और अमेरिका का जो सैटेलाइट था वो उसको इतना डिसाइड किया गया कि जैसे ये सैटेलाइट यहाँ से गुजरेगा तुरंत हम लोग को क्या फोड़ना है, बम फोड़ना है। तो पूरी तैयारियाँ रेडी हो गई। अब 2 दिन 3 दिन से सोच रहे थे लोग कि कहिया फोड़ा जाए इसको। और अमेरिका अपनी सैटेलाइट की स्पीड बढ़ा दिया और वो जल्दी जल्दी चक्कर मारने लगा। ये लोग और परेशान हो गए। लेकिन फाइनली डिसीजन लिया गया कि 1998, 9 मई 1998 और 11 मई 1998, 9 को डिसीजन ले लिया गया था कि हम लोग को परीक्षण करना है 11 और 13 को। तो 11 और 13 को परीक्षण करने का डेट डिसाइड कर दिया गया। तो जैसे 11 मई को हुआ, सैटेलाइट जैसे गुजरा, यहां से जैसे पोखरण के ऊपर से सैटेलाइट गुजरा, अब तो रास्ता साफ हो गया, तुरंत परमाणु परीक्षण किया गया, डेटोनेटर दबाया गया। जैसे परमाणु परीक्षण हुआ, इतना बड़ा एरिया में गड्ढा बन गया, पूरे बालू हवा में उड़ने लगे सब। भूकंप आ गया पूरे राजस्थान में, पाकिस्तान तक में इसके झटका महसूस किया गया भूकंप का। और गर्दा गर्दा हो गया, पूरा धुआं धुआं हो गया। अब सैटेलाइटवा घूम के आया तो देख रहा पूरा गर्दा उड़ल है, पूरा गर्दा गर्दा उड़ गया है, पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। तो इनके पास तो पूरे डिपार्टमेंट का एक्सेस था। इन्होंने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि मौसम विभाग से कहवाइए कि सारे लोग घर में रहें राजस्थान में, कि बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान आया है।
तो मौसम विभाग ने कह दिया चक्रवाती तूफान आया है, बालू उड़ेंगे, आप लोग घर के अंदर रहे। तो जो उसके जासूस थे वो अमेरिका को फोन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तूफान आया है, यहाँ पे तूफान आया है, चल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। 11 मई को परीक्षण हुआ, अमेरिका को पते नहीं चला। 12 मई को तूफान साफ हो गया, परीक्षण पते नहीं चला। तो लोगों को लगा यार इसको अभी तक पता नहीं चला, हवा नहीं लगा इसको, एक काम करो 3 गो और फोड़ के देख लो। 13 मई को फिर 3 गो फोड़ दिए लोग। चूंकि 11 मई वाला परीक्षण सफल हो गया था, इसलिए डर नहीं था कि अमेरिका खूब से खूब करेंगे, तो सोचा क्या करोगे, हम मार देंगे यहाँ पे, तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब 13 मई को धड़ परीक्षण किए, 3 गो परीक्षण कर दिए, 1 गो बच गया, दूसरा बच गया, तीसरा का सैटेलाइट में आ गया। तब उसको पता चला 13 तारीख को, जब परीक्षण वगैरह सब हो गया तब पता चल रहा है यहाँ पर। वो भी उसको आइडिया नहीं, उसको लग रहा था अमेरिका को क्या चीज, चक्रवात आया है यहाँ पे। और इधर अटल बिहारी वाजपेयी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारत आज परमाणु संपन्न देश बन गया, हमारा पोखरण में परमाणु परीक्षण सफल हो गया यहाँ। अब अमेरिका आग बबूला हो गया। सबसे पहले बुलाया अपने जासूसों को, CIA के एजेंट को, अब भर मन गरियाया, बैठाया, कहा 4 आदमी पकड़ो इसको। तब गरिया रहा था, एकदम जहरीला गरियाया। ये चोट्टा तुम लोग के चक्कर में पैसा दिए, इतना सैटेलाइट छोड़ा गया, ये हुआ, बोलता है धुआं उठल है, आंधी उठल है, वहां पे परमाणु बम फोड़ा है वो। अमेरिका आग बबूला हो गया। अब भारत को धमकी देता है, भारत को क्या कहता है, धमकी देता है कि भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर तो नहीं, कौन सी का कीमत चुकाना पड़ेगा, तुमसे दोस्ती किस काम की। 1971 में हम लोग के ऊपर परमाणु बम मारने की धमकी कौन दिया था, अमेरिका, जबकि हमारी लड़ाई बांग्लादेश को लेके थी। तुम काहे लिए बीच में कूद रहा था। तो हम जब शांति से बैठे थे तो भी तुम परमाणु बम की धमकी दे रहा था, अब दो परमाणु बम की धमकी। अटल बिहारी वाजपेयी भड़क गए और मीडिया ने पूछा कि अमेरिका ने आपको धमकी दिया है। अमेरिका ने कहा कि हम कभी भी भारत को एक परमाणु संपन्न देश की मान्यता नहीं देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारे पास है, परमाणु बम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। और अगर किसी को लगता है कि नहीं है तो तुम एक को चला के देखना, फिर पता चलेगा इधर से हम लोग मार देंगे यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी तरह से पॉलिटिकल चीजों को संभाल लिया। अमेरिका आग बबूला हो गया, UNO के पास गया। किसके पास गया, UNO अमेरिका का नौकर है। UNO किसका नौकर है, अमेरिका। और UNO ने कहा कि भारत ने गड़बड़ किया है, परमाणु परीक्षण के लिए रोक लगाया गया है, CTBT नियम लगाया गया। CTBT कौन सा नियम, CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसमें कहा गया है कि आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको वायु में करना पड़ेगा, ना आपको जल में, ना ही आपको भूमि पर, कहीं भी आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सकते। लेकिन इसमें 2 चीज नहीं है, अंतरिक्ष नहीं है और भूमिगत नहीं है। तो भारत ने अपना परमाणु परीक्षण ना हवा में किया था, ना जल में किया था, ना जमीन पर किया था, वो जमीन के अंदर किया था। और ज्योग्राफी के हिसाब से अंडरग्राउंड एक अलग वर्ड होता है, टेक्निकल चीजें होती है, तो वहां हम परीक्षण कर सकते हैं। तो भारत ने कहा कि हमने किसी भी CTBT कानून का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि CTBT कानून के तहत हम भूमि के अंदर परीक्षण कर सकते हैं, उसमें रोक नहीं लगाया गया है। तो अमेरिका का मुंह लजा गया, कहा कि यार ये सब बहुत खतरनाक आदमी है सब यहाँ। लेकिन ये बात एकदम टॉप सीक्रेट थी, किसी को पता नहीं चल पाया था। अमेरिका पूरी तहस नहस हो गया था यहाँ पे। APJ अब्दुल कलाम को इसी बात का डर था, समझा गया कि नहीं गया। उन्होंने कहा था भी अटल बिहारी वाजपेयी से कि अमेरिका बहुत शातिर है, क्योंकि अमेरिका ने ना अब्दुल कलाम साहब को भी कहा था कि आप अमेरिका आ जाइए, नासा ज्वाइन कर लीजिए, ये ज्वाइन कर लीजिए। कलाम साहब कहते हमरा भारत के सिवा है कौन, हम काहे तुम्हारे यहाँ ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे हमको जितनी इज्जत भारत में मिलती है, भारत माँ की सेवा करते हैं, तुम रख लो अपना नासा, हम भारत में ही नासा से बड़ी संस्था बना देंगे। लेकिन अमेरिका पहले से ऐंठल था किस पे, कलाम साहब। अब कलाम साहब जाके अटल बिहारी वाजपेयी से कहें कि देखिए अगर ये बात कहीं पता चल गई तो अमेरिका हम लोग पे अड़चन लगा देगा, कुछ ना कुछ अड़चन लगा देगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ये बात कहीं लीक नहीं होगी, क्योंकि यह बात केवल हम ही 2 लोग जानते हैं और हम दोनों ही कुंवारे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्याह शादी नहीं किया,
और अब्दुल कलाम भी नहीं। आदमी सब की खासियत होती है बहुत सारे बात वो छुपा लेते हैं। और सब लड़का सब में, यहाँ जितना लड़का है ना, इसमें हर एक लड़का के पास कुछ ना कुछ 4-5 ऐसा सीक्रेट होगा जो वही जान रहा है। हर एक लड़का के पास होगा कुछ ना कुछ। और देखो 10 गो सीक्रेट है, अच्छा उसके तुम कितनों करीबी दोस्त बन जाओ कभी नहीं बताएगा। कुछ ऐसे टॉप सीक्रेट उसके पास रहते हैं। महिला लोग के पास सबको बात बताएगी और कहेगी किसी को बताना नहीं है, मतलब तो उसकी सहेली को भी क्या कर देगी, बता दे। लड़का लोग में बाप रे बाप मर जाएगा, लेकिन कुछ टॉप सीक्रेट रख ले रहता, वो किसी को नहीं बताएगा वहां। हाँ, मरने के बाद देखो ये खचराई मध्य प्रदेश वाला है, हम मरने के बाद भी नहीं पता। हाँ, एकदम टॉप सीक्रेट रखता है यहाँ पे। तो आदमी सब में ये चीज थोड़ा सा रहता है, लड़की सब में ये सब बात उतना नहीं रहती। ऐसे महिला लोग में सुनते नहीं कि औरत के पेट में बात नहीं रहता है, ऐसे सुनते लोग कि नहीं कहते हैं। थोड़ा सा कहीं ना कहीं बातचीत में क्या कह देती है यहाँ। अक्सर देखिएगा कोई मूवी वगैरह में भी ना महिला ही महिला से बात निकलवा लेती है। एक मूवी आई थी दृश्यम, दृश्यम देखे अजय देवगन की। हम दृश्यम 1 देखें, 2 नहीं देखे हैं, बट 2 की कहानी बस देख ली है, मतलब वो नहीं कहानी पढ़ लिया जाता है, 10 मिनट की कहानियां पढ़ लेते हैं। इसलिए दृश्यम में भी देखिएगा ना, अजय देवगन जितना सीक्रेट चीज करता है ना, वो अपनी वाइफ को बताता ही नहीं है। वही बात बताता है जो वो आगे जाके बोल दे, और उस सारा बतिया बोल देती है अपनी नौकरानी से। और उसकी नौकरानी थोड़ी रहती है, पुलिस की अंडर कवर एजेंट रहती है, और सब बतिया देती है। वो जानता है। और हकीकत में भी याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कोई राज किसी को ना बताए तो उसका 2 ही रास्ता होता है, या तो आप बताइए मत कीजिए, या तो गलत बताइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए मत कीजिए या तो गलत बताइए। अजय देवगन नहीं बताता है, और उसकी पत्नी सब बताती है। उनको जाता क्या है, सब काम चौपट करने के बाद सॉरी गलती हो गया, आगे बढ़े। अब हम पे काहे लिए तुम लोग गुस्सियारी हो लोग, हम थोड़े फिल्म बनाए थे। ऐसा नहीं है, लड़की भी नहीं बताती है सब। बोलने के बाद आगे बढ़ जाए। अमेरिका पूरा भारत पे क्या हो गया, आग बबूला हो गया। अब अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दिया, भारत की जरूरी दवाइयां रोक दिया, जितने अमेरिका से व्यापार होते थे सब चीज को क्या कर दिया, रोक दिया। एकदम भीषण बवाल हो गया भारत में। भारत की अर्थव्यवस्था डुबाने के पीछे पड़ गया कौन, अमेरिका। लेकिन भारत में 55 लाख से ज्यादा लोग विदेशों में काम करते हैं, और उन विदेशों में काम कर रहे लोग जब तक विदेश में काम कर रहे हैं ना, भारत की अर्थव्यवस्था को कोई चौपट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पढ़ के भारत से गए, वहां काम कर रहे हैं, वहां का खाना खा रहे हैं, वहां का पानी पी रहे हैं, वहां का कानून फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ वहां कर रहे हैं, कमा रहे हैं वहां पे, अब पैसा भेज रहे हैं भारत में। धड़ाधड़ पैसा भारत में आ रहा था। अमेरिका ने कह दिया गल्फ कंट्री से, खाड़ी देशों से, अरब देशों से, कि भारतीय वर्कर को बाहर कर दो, नहीं तो इजराइल से बोल के हमला करवा देंगे। कहा कि भारतीय वर्कर को बाहर कर देंगे तो कौन आएगा काम करने हमारे यहाँ, पूरा देश रुक जाएगा यहाँ पे, आप अपने यहाँ से भेज दीजिए। तो अमेरिका के यहाँ से आएगा सब, वो कौन सी ब्रेड बिस्कुट खाने वाला कौन सी जानता है सब यहाँ पे वर्किंग कर पाएगा सब। 5 गो नट बोल्ट कसला के बाद, ओ माय गॉड माय हैंड इज फ्रैक्चर्ड। भारत का मिस्त्री है, वो पेंट करने वाला पेंटो कर देगा, कोई नहीं मिलेगा तो गाड़ियों चला देगा वहां पे, नहीं समझा, सारा मल्टीपर्पज होता है। अब बहुत कम दाम में काम करता है भारत के लोग। अच्छा, वहां के लोग सैलरी देते हैं भारतीयों को कितना, 5,000, और यहाँ आपको हो जाता है 60,000। वहां सैलरी ज्यादा नहीं है भारतीयों का, वहां सैलरी अगर मान के चलिए 1,000 है ना, तो यहाँ आराम से 15 गुना हो जाता है, 15,000 हो जाता है। तो वहां किसी को दे देता है सब, आपको मान के चलिए 5,000, तो 5,000 दिया तो यहाँ 60-70,000 हो गया। तो अब भारत, अगर आप ही को कोई ऐसा आदमी काम करने को मिल जाए, जैसे नेपाल का आदमी, आप यहाँ दीजिएगा 10,000, तो वहां हो जाएगा 15,000, 18,000 हो जाएगा वहां पे, तो 16,000। हाँ, रेट थोड़ा सा आगे पीछे होता है, 16। अभी बताइए नेपाल के हैं आप? अच्छा, नेपाल बॉर्डर कौन जिला? पश्चिमी चंपारण। तो वही पश्चिमी पूर्वी, जिसमें दोनों तो चंपारण नेपाल के पसवे हैं। तो काम करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब गल्फ कंट्री हाथ उठा दिए सब, हम भारतीयों को बाहर नहीं निकाल सकते। भारतीय लोग बहुत सुलझे होते हैं, जबकि
बाकी देश वाले जाएंगे ना तो भारत जैसे सुलझे हुए नहीं मिलेंगे। भारत के लोगों के साथ 3 खासियत। पहला, इंग्लिश इजीली समझ जाते हैं, बोल पाए ना पाए लेकिन इंग्लिश इजीली समझ जाता है और टूटा फूटा बोल देता है। गोइंग टू ईट होगी मतलब खाना खाने जा रहा है, समझ में क्या कि नहीं आएगा। भारत का आदमी आईएनजी लगा के कुछ बोल देता है, ईटिंग, डूइंग, पीटिंग, समझ में आ गया। बुढ़िया चक्की पीसिंग शोले फिल्म था ना उसमें। तो भारत के लोग के साथ पहला तो एक लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। दूसरा, भारतीय लोगों का खान पान पूरी दुनिया में एडजस्टेबल है। वो जो दीजिएगा शाकाहारी मांसाहारी सब खा सकते हैं। अगर आप चाइना से ले आएंगे उसको सांप भूज देगा, पूरा हल्ला हो जाएगा। अच्छा, चाइनीज सब खाना देखिए अजीब गंध मारता है। वो जब खाना खाते हैं ना गंध मारते रहता है। यहाँ पे मेढक जो होता है, मेढक उसका चमड़वा छील के अब मसाला भुने रहते हैं सर, और उसके ऊपर बस तड़का में लपेट के कच्चे घींच के खा जाते हैं सर। अब ये बताइए, वो चाइनीज के साथ जल्दी कोई रहना नहीं चाहता। अब भारतीय आदमी कोई दिक्कत नहीं है, खाना बना लेगा। अच्छा, खाना नहीं भी दीजिएगा ना, आधी गल्फ कंट्री खाना नहीं भी देती है तो अपना खाना बना लेगा यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सस्ता लेबर मिल जाएगा, ये बहुत सस्ता काम कर देंगे। और चौथा क्या होता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कुछ भी काम करा लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और वहाँ जाके भारत के लोग, भारत शुरुआत से ही भारत में ना हम सब मिलजुल के रहे। हमारे यहाँ धर्म और जाति केवल चुनाव के समय एक चुनाव जीतने का रास्ता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग वहाँ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं। जबकि पाकिस्तान वाले ना वहाँ जाके मार कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान के 2 आदमी विदेश में काम कर रहा है, एक के मोहल्ला का 2 आदमी, अब पाकिस्तान में लड़ाई हो गया तो सऊदी में भी लड़ जाएगा। तो चाचा, हमारा चाचा के लाहौर में काहे रोक लिए थे? अरे यार, लाहौर का मैटर है तो दुबई में काहे लड़ रहा है? और सबसे ज्यादा एफआईआर केस दुबई में अगर किसी पे है तो पाकिस्तानियों पे है, सबसे ज्यादा है यहाँ पे। हमारा कोई बैर नहीं है उन 100 से, वो बैर लायक है ये है सब। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो भारत सरकार की अर्थव्यवस्था भी क्या हो गई, बच गई। जबकि अमेरिका ने अर्थव्यवस्था पे प्रतिबंध लगा दिया था, सारी चीज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या कर दिया था, रोक लगा दिया। पाकिस्तान ने देखा कि भारत का तो कुछ हुआ ही नहीं। 1 हफ्ता बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर दिया। ईवी रख लेता है यहाँ पे बना के, लेकिन इसका हिम्मत नहीं हो रहा था ना कि परमाणु परीक्षण करे। डरे एकदम रख लेता कि भाई हम करेंगे, अमेरिका हमारा तो चबा जाएगा। अब जब भारत परीक्षण किया, भारत सब कुछ देख लिया कि पूरा मीडिया उडिया क्या की 1 हफ्ता में, वो जाके धाए से फोड़ दिया। अब्दुल कादिर उसका वैज्ञानिक का नाम, और इधर अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, अब्दुल कादिर। समझ रहा है कि नहीं, कलाम कादिर। अंतर बस ये था कि अब्दुल कलाम खुद से साइंटिस्ट थे और अब्दुल कादिर फ्रांस के परमाणु लेबोरेटरी में एक वैज्ञानिक था जहां से सारा मॉडल चुरा के लाया था। देखिए, यहां पर हम कहेंगे कि वो अपने देश के लिए तो ठीक ही किया था, जो भी है वो अपने देश के लिए तो किया। वहां पे समझ आ गया कि नहीं गया, अपने देश के लिए कर रहा था। अब कोई भी वहीं के आदमी रहेगा तो अपने देश के बारे में सोचेगा। तो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं सर, वो देश वगैरह के लिए सोचते हैं सर, उस पर ज्यादा उंगली नहीं उठाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया। अब अमेरिका एकदम लहर गया, एकदम करकरा के एकदम का, रे चोट्टा कहीं का इतने क्या कर रहा है रे। देहात में वो कहावत नहीं, मतलब तरबूजा को देख के खरबूजा भी रंग बदल देता है। कहता तुम काहे परीक्षण कर दिया रे चोट्टा। कह रहे कि हमको मत बोलिए, जो बोलना है भारत को बोलिए, जो सजा देना है इसको दीजिए, जो इसको सजा देंगे हमको वो कबूल है। क्योंकि उसको पता था कि भारत कोई ना कोई अपना इंतजाम कर लेगा। तो कहा कि कैसे परीक्षण किया, तो कहा जैसे भारत किया। वो भी सीटीबीटी में, हम भी परमाणु परीक्षण जमीन के अंदर किए थे, हम वो भी बच गया। यहाँ पे प्रतिबंध लगा गया हमारे ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर। हमारी अर्थव्यवस्था तो बच गई, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्विच ऑफ हो गई। उसका स्विच ऑफ हो गया, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। आप क्योंकि वो देश भी छोटा है और वहाँ के लोग भी जो विदेश में काम करने जाते हैं ना, बड़ी उटपटांग मानसिकता के हैं लोग यहाँ पे। देखिए, मजहब धर्म अपनी चीज है, आपको मानने के लिए आस्था है। आप जितना नमाज पढ़िए, जितना पूजा पाठ कीजिए, जो कर सकते कर ले। हर जगह इसको थोपिए मत, हर जगह ये थोप देंगे यहाँ पे, जिस वजह से ना आप धीरे धीरे पता नहीं चलेगा, संकुचित होते जाएंगे। धर्म जितना पुराना, जितने कम अपडेट रहिएगा, जितनी पुराना उतना अच्छा है।
और टेक्नोलॉजी जितना अपडेट होइएगा, जितना क्रॉस क्वेश्चन पूछिएगा उतना सही होगा। और धार्मिक मामले में यही खराबी है, आप क्रॉस क्वेश्चन पूछा कैसे, तुम धर्म पे सवाल कैसे उठाया, अरे बार करो, धर्म से बार करो जिसको, अपनी सवाल उठा के देख लीजिए, चाहे जिस भी धर्म के हैं आप। और अगर आप बहुत ज्यादा मानने लगिएगा तो आपके मन में ये टेंडेंसी भी आने लगती है कि हमें सवाल नहीं करना है, और धीरे धीरे 10-20 साल में ऐसा हो जाता है कि आप सवाल करना ही छोड़ देते हैं। जब सवाल नहीं करेंगे तो विकास रुक जाता है यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत ज़्यादा हाय धर्म करने लगेगा। इसलिए भारत में देखिएगा ना, आप देखिएगा भारत में धार्मिक पूजा पाठ के लिए उम्रें निर्धारित कर दिया गया है। जाइए 50-55 हो जाएगी ना, तीर्थ उर्थ करते रहिएगा, यहाँ पे जाइए, वहाँ पे, वहाँ आपका अब कोई विशेष आप में बचबो नहीं किया है। युवाओं को किस में लगाइए, पढ़ने के लिए लगा दीजिए। आप समझ आ गया कि नहीं? आप यंग एज के हैं लोग, तनी धार्मिक किताब पढ़िएगा ना, घर वाला बोलेगा ये उम्र है, पहले पढ़ लेते, मैट्रिक के एग्जाम है, सुना देता है कि नहीं सुना देता? तो धीरे धीरे मेंटेलिटी आ जाती है। वो बैलन को मेंटेलिटी है नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था डूब गई। अब वो खाए बिना परेशान हो गया सर। 98 में ये परीक्षण हुआ, और जो भी पैसा रखा था पाकिस्तान, वो 99 की कारगिल की लड़ाई में खत्म हो गया। 1999 के कौन सी लड़ाई हो गई? कारगिल की लड़ाई हो गई। और वहां के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, और वहां का सेनापति नवाज शरीफ को बाहर कर दिया। कब बढ़िया, हम यहाँ पे क्या रहेंगे, प्रधानमंत्री। तो जब भी व्यवस्था ही चेंज हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था पे ध्यान कौन देगा? नवाज शरीफ हटे, परवेज मुशर्रफ आए, परवेज मुशर्रफ हटे, बेनजीर आई, बेनजीर को बम से मार दिया, सो गोली मार दिया, सो चौराहे पे बेनजीर भुट्टो गाड़ी से उतरी, गोली मार दिया। सो समझा गया कि नहीं? नवाज शरीफ को जेल हो गया, पनामा पेपर लीक है, दुनिया भर के मामले में फंस गए वहाँ पे, इसको फांसी की सजा हो गई, मुशर्रफ को, बाद में मर गए अपने। तो ये अपने अर्थव्यवस्था में इतना चौपट हो गए सब कि वहीं से चौपट हुई। तो इसकी अर्थव्यवस्था 1999 से चौपट होते गई, और 2023 में हाल ये हो गया है कि हम लोगों ने कश्मीर के पुनर्विकास के लिए जितना पैसा दिए हैं, उसका आधा पैसा इसको लोन में दिया गया। IMF से पूरा खुश है सब, लोन मांगा है, 3 महीना हाथ गोड़ जोड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हाल हो गया इसको, ये कर्जा लेके एकदम बर्बाद हो गया। अब इसको बचाने वाला कोई नहीं है। कर्जा लेके कितना घड़ी बचाइएगा, कितना दिन चल पाइएगा कर्जा लेके? और अलग बात है कि सऊदी और गल्फ वाले जो है सब ना, इसका बड़ा साथ देते हैं सब। पाकिस्तान, उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि मजबूरी ये है अरब देशों की कि जितने यूरोप वाले हैं और जितने इजराइल वगैरह हैं, नाटो, ये एकवट जाते हैं, तबाह कर देते हैं सब, कभी इराक को, कभी फिलिस्तीन को। अभी देखिए गाजा पे सब एकवट के मार रहा है सब, नाटो मार रहा है, अमेरिका, सब पावरफुल। और गाजा क्या, एक स्लम एरिया है, जैसे कॉलोनी कैसे होती है, स्लम, एक झुग्गी झोपड़ी है, बस्ती है गाजा, और क्या है वहाँ, और सब मिल के मार रहा है। तो अरब देशों को लगता है कि इनकेस अगर उनको मारा गया तो पाकिस्तान ही उनको परमाणु बम दे सकता है, और ये देइयो देगा, कहेगा पैसा लाइए ना, ले जाइए, देइयो देगा यहाँ पे। तो अरब देशों के प्रति थोड़ी, अरब देशों वालों की मजबूरी समझिए। अरब देश वाले भरोसा किस पे करे सब? अमेरिका पे, भारत पे तो रूस और अमेरिका नहीं भरोसा करता है। हमको अपने से पहले देखने से मतलब है, लोकतांत्रिक देश है ना हम यहाँ पे, तो उसकी अलग मजबूरी है यहाँ पे। लेकिन दोनों हुआ, अब प्रतिबंध तो हमारे पे भी लग गया और प्रतिबंध पाकिस्तान पे। हमारी अर्थव्यवस्था बच गई और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूब गई। अब पाकिस्तान पगला गया, कहा कि हम खैला बिला मर रहे हैं, अमेरिका प्रतिबंध हटा दो नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा हो, तुम कर क्या लेगा? कहा बताए क्या कर लेंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे परमाणु बम कैसे बनता है। तो कहा ना हम अबे हटा रहे हैं प्रतिबंध। तो जैसे पाकिस्तान से प्रतिबंध हटा, भारत ने कहा मेरा भी हटेगा, भारत ने कहा मेरा भी हटेगा। हमारे नाम पे वो परीक्षण किया तो उसके नाम पे हम प्रतिबंध हटा लिए हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यहाँ पे विभाजन होके बहुत गलती हो गया। विभाजन होकर जमीन का जो बंटवारा हो गया ना, कई सारे हमारे साथ क्या हो गए, चैलेंजेज आ गए। यहाँ नाथूराम गोडसे से एक ही गलती हुई, उसको किसी ने सिलेबस गलत पढ़ाया, सुपारी देते समय फोटो गलत आदमी को दे दिया। ये आदमी को मारने की सुपारी दिया जाता है ना, सुपारी दूसरे को दे, जिन्ना को देना चाहिए था। एक ही व्यक्ति था जो विभाजन कर रहा था, बाकी लोग तो जिन्ना का काट कर रहे थे कि जिन्ना तुम ऐसे मत करो, जिन्ना तुम ऐसे। अरे जो कर रहा है उसको कोई बोलता ही नहीं है, जिन्ना को निपटा देता, काम खत्म हो जाता है यहाँ पे।
और जिन्ना के साथ होता भी क्या है यहाँ पे, विभाजन नहीं होता ना तो आज हम लोग का एरिया कितना बड़ा हो जाता शक्ति से। अच्छा वो सब भी तब ऐसे बेवकूफ नहीं रहते सब, या तो वो भी अच्छे हो गए रहते सब, या तो हम लोग को भी चौपट कर दिए रहते सब। नहीं ऐसे चौपट नहीं होता। हमारा एगो सेंटर खुलता लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, समझ में आ गया कि नहीं? वहां जाके हम समझाते देखो तुम लोग को पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। और यहाँ आगे एक तो बुलेट प्रूफ शीशा लगा रहता। अरे भाई पढ़ाई अपनी जगह पे, सुरक्षा अपनी जगह पे। कोनो कह देता कि मास्टर कहीं का यहाँ पे लाहौर वगैरह में पढ़ाना मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, पढ़ाता है तुम यहाँ पे, पढ़ाएगा हमको, फरिश्ता है हम लोग। पाकिस्तान का हर इंसान अपने आप को क्या समझता है? फरिश्ता। उसको लगता है ना उसके पास कोनो ब्लूटूथ का कनेक्शन है खुदा के पास, खुदा ऊपर वाला फरिश्ता। अरे इतना अच्छा काम किया है पाकिस्तान, जो ऊपर वाला उसको विशेष ध्यान देगा। पाकिस्तान के पास अभी कोई इकोनॉमी सब सिस्टम नहीं है। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? तो पोखरन समझ में आ गया? पोखरन के पीछे जोधपुर, मिल गया जोधपुर। जोधपुर के पीछे जाइए अजमेर और पुष्कर, मिला? अजमेर और पुष्कर बंद कर दिया था तो तुम लोग। अजमेर और पुष्कर मिल गया। जोधपुर के पीछे जस्ट कौन जगह है बताइए मेरी ओर देखिए। तो ये जगह जैसलमेर, आइए पोखरा, ये जोधपुर, आइए अजमेर और पुष्कर, दोनों एक ही जगह पे है। अजमेर और पुष्कर, अरे 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में, अजमेर और पुष्कर। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। अजमेर में किसका दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन। अजमेर में एक झील है आना सागर झील, उतने नदियां नक्शों में झील दिखेगा, बहुत बड़ा झील नहीं है, गांधी मैदान बराबर है। गांधी मैदान जितना बड़ा है ना उतना बड़ा है झील। किसी को दिक्कत? कौन झील है? आना सागर। चारों ओर से पहाड़ है, बीच में क्या है? झील है आना सागर। और धार्मिक झील जब भी हो जाता है ना तो थोड़ा सा उसका देखभाल ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ मछली वगैरह बड़ा होते हैं, वहाँ पे लोग ना मछली को दाना खिलाते हैं, आटा वगैरह बेचते रहते हैं, वो गोला बना के उसको दाना खिलाते रहते हैं। बढ़िया बात भाई, धर्म के नाम पे प्रकृति का भी अगर सुरक्षा हो रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे नहीं समझे? आना सागर झील कहाँ है? अजमेर। और वहीं पे नीचे है पुष्कर, सटई है। अजमेर जाइएगा तो पुष्कर मिलेगा, वहाँ पे पुष्कर। ऊंट का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर। ऊंट सफारी, ऊंट का मेला लगता है पुष्कर में। तो राजस्थान का पूरा कल्चर होता है वहाँ पे, पुष्कर मेला ऊंट के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अंग्रेज वगैरह आते हैं सब राजस्थान वगैरह, तो उसको ऊंट पे बैठा के लोग घुमाते वगैरह हैं यहाँ पे, ऊंट वगैरह है। तो पुष्कर मेला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पे पूरी दुनिया में एक के जगह ब्रह्मा जी की मूर्ति है, हाँ पुष्कर में है। यहाँ पे पुष्कर में वहाँ पे, और वहाँ पे मंदिर मतलब तालाब वगैरह है, छोटा सा मंदिर है वहाँ पे पुष्कर वगैरह। हम लोग तो गए थे पुष्कर मंदिर में, तो लॉकडाउन था, कोरोना के टाइम पे गए थे। अभी के समय में तो उस समय का और अभी में ना अंतर लगता था। कोरोना के समय में ना पटना वीरान लगता था। अब कोई पहली बार पटना आया था तो क्या बोलता, पटना खाली जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पूरा वीरान वीरान रहता है। अरे तो लॉकडाउन के बाद आके देखना पटना कितना वीरान रहता है। गंगा में जितना पानी नहीं उतना विद्यार्थी है यहाँ। तो हम जब गए थे तो लॉकडाउन था यहाँ पे, तो भीड़ भाड़ नहीं थी, एकदम वीरान टाइप का था, खाली खाली सा। यहाँ पे छोटी सी मंदिर थी वहाँ पे, और वहाँ पे जो पुजारी वगैरह थे लोगों का है कि इसके आने के बाद यहाँ तालाब में ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। हम कहे भाई उतना चीज हम लोग उतना अनुष्ठान कहाँ कर पाएगा आदमी। तो वो एक ही जगह मंदिर है पूरे दुनिया में, कहाँ पर? हाँ पुष्कर में। पुष्कर मेला किस जानवर के लिए? किसके लिए? पुष्कर मिल गया। उसके आगे जाइए कोटा, और आगे जाएंगे क्या मिलेगा? कोटा मिला। अरे उसी सीध में आगे बढ़ते जाओ, एकदम एकदम इस साइड में मिलेगा कोटा, नहीं मिला?
अरे बकलौन को कोटा नहीं मिल रहा। मिल गया कोटा? कितने लोग को नहीं मिला? NH 27 जहां लिखा है। अरे कोटा शहर नहीं मिला जिनको, छोड़ दो तब, तुम लोग को नहीं मिला तो। कोटा शहर में 3 तरह से बिजली बनता है। कोटा चंबल नदी के किनारे, किस नदी किनारे? तो वहां बांध बना के बिजली बनता है। कोटा में कोयला जलाकर NTPC से बिजली बनता है। और कोटा में रावट भाटा परमाणु रिएक्टर है। रावट भाटा परमाणु रिएक्टर, रावट भाटा परमाणु रिएक्टर कहाँ है? कोटा में। तो कोटा में 3 तरह से बिजली बनता है। कोटा मार्बल कटिंग के लिए फेमस है। किशनगढ़, कोटा, ये तो मार्बल वगैरह राजस्थान में बहुत होता है। मार्बल वगैरह ये सब चीज़ें बड़ी मेहनत का काम होता है। मार्बल कटिंग बाद में उसको घर और में लगाया जाता है, बड़े मतलब उसके लिए मार्बल वगैरह। मार्बल की खराबी ये सोच रहा तो नहीं, घरे लगा दीजिएगा ना तो गर्मी में गर्म हो जाता है और ठंडा में एकदम ठंडा हो जाता है। एक बार आदमी घरे मार्बल लगा लेता है ना तो फिर अगली बार नहीं लगवाता है वो। बहुत झमेला। टाइल्स ठीक है, उस हल्का भी होता है, मार्बल इतना भारी होता है, घर का लोड इतना बढ़ा देता है, इसका कोई, घर का लोड बहुत बढ़ा देता है मार्बल यहाँ। और गर्मी में गर्म होगा, ठंडी में ठंडा होगा। चाय गिरेगा तो सोख लेगा, चाय गिरता है ना तो सोख लेगा। और उसको एक दिन के अंदर साफ नहीं किया ना तो हमेशा के लिए पीला हो गया वो। बड़ी झमेला होता है। उसको बोलता है लोग जिंदा पत्थर, जिसमें सोखने की क्षमता होती है उसको गांव में लोग ऐसे क्या बोलते हैं, जिंदा पत्थर। कोटा एरिया हो गया इंजीनियरिंग के लिए, पूरी इंडिया में प्रसिद्ध है इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए कोटा। सोसाइटी कैपिटल बन गया है भारत का कोटा। समझा गया कि नहीं आगे यहाँ पे? जिसके कई रीजन हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा रीजन है गार्जियन की गलती। गार्जियन जब कोटा में जाते हैं या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग की तैयारी या मेडिकल तैयारी कराने वाले स्टूडेंट का जब एडमिशन कराते हैं, 1-2 लाख रुपया फीस देते समय उनके हलक से ये नहीं निकलता है कि मेरे बेटवा को पढ़ाएगा कौन। और ये जितने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराने वाले संस्था है, इनका आपसी कनेक्शन इतना जबरदस्त है ना कि कोई नहीं बताएगा आपको कौन टीचर पढ़ाएगा। आपके बच्चों को टीचर, जब आप यहाँ पढ़ने आए थे तो पता है ना कि खान सर पढ़ाएंगे। यूपीएससी में आप पढ़ने गए तो आपको पता है ना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट कौन पढ़ाएगा। उस हिसाब से आप देख लिए कि आप उस टीचर से सक्षम है कि नहीं पढ़ने में, है कि नहीं यहाँ पे। लेकिन पूरे इंजीनियरिंग में आप पूछ के रह जाइएगा कि हमको कौन पढ़ाएगा, नहीं बताएगा सर। गार्जियन के साथ खेलता है। देखिए आपके बच्चे के क्लास में केवल 60 स्टूडेंट बैठेगा। अरे यार 60 को बढ़िया टीचर 600 को भी पढ़ा देगा और बकलोल टीचर अकेले बैठा के नहीं पढ़ा पाएगा। तो गार्जियन को क्या दिखाया जाएगा? देखिए वाटर कूलर लगा है, पानी बीमार नहीं पड़ेगा, एसी लगा है यहाँ पे, वो दुकान से मटेरियल मिलेगा, 8 गो किताब लड़का को दिया जाएगा। मैंने पढ़ने वाला कोनो नहीं है, 8 गो किताब लेके वो अलमारी में सजा देता है यहाँ पे। अरे क्या मतलब है ये सब चीजों से? एजुकेशन जब भी चलेगा तो टीचर के दम पर, फीचर के दम पे नहीं चलेगा। समझा गया कि नहीं? इंजीनियरिंग और मेडिकल में स्टूडेंट क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि उन्होंने एडमिशन लिया था फीचर्स देख के, टीचर देख के नहीं। तो गार्जियन लोग को भी कहते हैं ना कि अपने छोटे भाई बहन गांव में लोग को बताइएगा कि जब तक टीचर ना बताए तब तक एडमिशन नहीं लीजिएगा। और आपको इतना घेर लेगा सर ना, कोनो कोचिंग में जाके देखिए नहीं बताएगा सर। हमारे यहाँ टाइपिंग जो करने आता है ना, वहाँ पे पहले वो पढ़ाता था। टाइपराइटर जो है ना, पहले सीवी लिया तो पहले कहाँ काम करते थे? सर पहले पढ़ाते थे हम इंजीनियरिंग मेडिकल वालों को। ये तो हाल हो गया यहाँ पे। आपको जब पते नहीं है, जब आप पैसा दे दिए 1-2 लाख रुपया, अब आप ही बताइए अगर कोई सामान आप खरीद के लाए 1 लाख रुपया का, खराब हो रहेगा तो किससे शिकायत करने जाएंगे? रखिए चुपचाप। रखता है कि नहीं आदमी यहाँ पे? आप कोनो कपड़ा खरीद लिए 5,000 का, अब चाहे जैसन है अब आप रखिए, एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं यहाँ पे? तो कोटा में यही होता है। कोटा में एकदम यही, मतलब जिसको मन हाथ साफ करने के लिए दे दिया यहाँ पे। और जो भी बढ़िया टीचर है, अच्छा बढ़िया टीम मतलब बढ़िया स्टूडेंट का ही रिजल्ट होता है, वो तो सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छा से कर लेता है यहाँ पे। तो बढ़िया रिजल्ट जो होगा उसका 4 गो कोचिंग वाला छाप देगा कि टॉपर हमरे यहाँ से, टॉपर हमरे यहाँ से। अभी फाइन लगा है, सब जाना है ऊपर यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? एगो दूसर कोनो कोचिंग है KSG, हाँ हम लोग का कोचिंग है KGS।
KGS, ये हम लोग का है, इस पे कभी जुर्माना नहीं लग सकता, इस पे लगा हुआ है, लगे अपना नोटिस गया यहाँ, इस पे यहाँ पे। कई लोग को लग रहा है खान, इंडिया में ऐसा हो गया खान नाम सुनते लोग हमारे बारे में सोचने लगता है, समझा? तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है वहां पे सुसाइड करने का। लड़का गया उम्मीद से, लड़का लड़की कि हमको पढ़ेंगे फलानिया कोचिंग में, वहां जाने के बाद पता चला यूनिट एंड डायमेंशन में कोई और टीचर आया, फ्लूइड मैकेनिक में कोई और आया, इलेक्ट्रिसिटी में कोई और आया। अब अपने से बतियाता है उस बैच में जो टीचर है ना वो ठीक है, हमारे बैच में जो है वो ठीक नहीं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है शिक्षा में, आपका आत्मविश्वास अगर है ना तो आधी पढ़ाई ऐसे ही समझ में आएगी। आप क्लास में आते होंगे ना तो आपको पहले पता होगा कि सर पढ़ाएंगे ना तो पक्का समझ में आ जाएगा। यही बतिया अगर किसी और टीचर को हम यहाँ भेज दे वो पढ़ाएगा तो आपके दिमाग में बैठल है नहीं, सर रहते तो ठीक बता देते। अच्छा, उसका एक और भी रीजन है, इतना दिन से पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की कैपिटल है कोटा, क्या है? कोटा। और इसका सबसे बड़ी की खराबी समझ में आ गया ना, टीचर पते नहीं है कौन टीचर पढ़ाएगा। तो आपने अपने छोटे भाई बहन को क्या बोलना है, पहले टीचर, फीचर गया भाड़ में, फीचर नहीं, क्या देखना है? टीचर। सबसे कम फीचर यही संस्था में दिया जाता है, ना बैठने का जगह ठीक से मिलेगा, ना पानी पीने का जगह ठीक से मिलेगा, ना लाइन लगाने का, कोई फीचर नहीं है, जीरो फीचर। बस एक ही चीज मिलेगा आपको, टीचर। फीचर नहीं मिलने वाला। चाहे आप एसएससी देखिए, बैंकिंग देखिए, आपका यूपीएससी देखिए, पीसीएस देखिए, कहीं पे भी। अब आगे का क्लास कल समझेंगे।